सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में ठंड की मार वैसे ही भारी पड़ रही थी जैसे जिंदगी की मार किसी गरीब पर पड़ती है। इन गलियों के एक कोने में टूटी हुई झोंपड़ी में बैठी थी गौरी, एक विधवा माँ जिसकी उम्र मुश्किल से 30 की रही होगी, पर चेहरा और आंखें जैसे 60 साल की थकी और टूटी औरत की तरह लगती थी। गौरी के पास अब कुछ नहीं बचा था। पति को बीमारी खा गई थी और जो थोड़ा बहुत सामान था वो इलाज में बिक चुका था। अब उसके पास केवल 2 बच्चे थे, नीला और बबलू, जो भूख से बिलबिला रहे थे। बबलू की उम्र 5 साल थी और नीला मुश्किल से 7 की रही होगी। दोनों बच्चों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, माँ खाना कब मिलेगा। गौरी ने खुद कई दिनों से कुछ ढंग का नहीं खाया था, लेकिन उसे खुद से ज्यादा चिंता बच्चों की थी। उसने एक पुराना शॉल ओढ़ा और बाहर निकल गई। रात के उस समय जब औरतों का बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भूख समाज की परवाह कहाँ करती है। वो लोगों के घरों में जाकर रोटी मांगने लगी। कुछ ने दरवाजा ही नहीं खोला, कुछ ने गालियां दी और कुछ ने झूठी दिलासा दी, कल आना। थकी हारी गौरी आखिरी उम्मीद के तौर पर पहुंची रमेश बाबू के घर, जो इलाके के एक पैसे वाले और ताकतवर आदमी माने जाते थे। दरवाजा खटखटाने पर उन्होंने खुद ही दरवाजा खोला, शायद किसी और की उम्मीद कर रहे थे। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, बच्चों के लिए बस 2 रोटियां चाहिए मालिक, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। रमेश बाबू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सर्दी से सिकुड़ी हुई गौरी, गंदे फटे कपड़ों में, लेकिन चेहरा सुंदर था जैसे मिट्टी में दबा कोई अनमोल पत्थर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रोटी चाहिए? रमेश बाबू ने कहा, मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। गौरी ने घबराकर पूछा, क्या? उन्होंने बेहिचक कहा, तुम्हारी ये रात। गौरी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन बच्चों की भूख उसे रोक रही थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैं एक माँ हूँ, बच्चों के लिए भीख मांग रही हूँ, खुद के लिए नहीं। मेरी मजबूरी का ऐसा फायदा मत उठाइए। लेकिन रमेश बाबू ने कहा, दुनिया मजबूरों के लिए नहीं चलती गौरी, ये सौदा है, चाहो तो मंजूर कर लो वरना निकल जाओ। गौरी की आंखों में आंसू थे। वो दरवाजे से पीछे हटी, लेकिन फिर बच्चों के भूखे चेहरे उसकी आंखों में घूमने लगे। उसने अपने मन से एक लंबी लड़ाई लड़ी और फिर खुद को रमेश बाबू की हवस के हवाले कर दिया, सिर्फ 2 रोटियों के बदले। सुबह जब वो लौटी, उसके हाथ में 2 रोटियां थीं और दिल में अनगिनत जख्म। बच्चों ने रोटियां देखकर खुशी से उछाल मचाया और माँ के आंचल से लिपट गए, लेकिन गौरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आत्मा मर चुकी थी। दिन बीतते गए, लेकिन उस रात की परछाई हर दिन लंबी होती जा रही थी। गांव में अफवाह फैल गई कि गौरी अच्छी औरत नहीं रही। लोगों की नजरों में अब वो सिर्फ एक सौदा थी, इंसान नहीं। महिलाएं उससे दूर रहने लगीं और पुरुष उसके पास आने के नए बहाने ढूंढने लगे। किसी ने नौकरी का लालच दिया तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई का, लेकिन हर बात की कीमत वही थी, गौरी की अस्मिता। एक दिन नीला ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं? तुम तो सबसे अच्छी हो। गौरी का दिल चीर गया। वो कुछ नहीं बोल सकी, बस नीला को गले लगाकर रो पड़ी। अब गौरी के सामने 2 ही रास्ते थे, तो समाज की गंदगी में डूबकर बच्चों को पालती रहे या फिर कुछ ऐसा करे कि वो खुद को और अपने बच्चों को फिर से इंसान की तरह देख सके। वो हिम्मत करके शहर चली आई। वहां एक महिला संगठन में शरण मिली। उन्होंने गौरी की कहानी सुनी, उसका दर्द समझा और उसे सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया। कुछ महीनों में वो आत्मनिर्भर हो गई। बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल गया और धीरे धीरे एक नई जिंदगी शुरू हुई। अब गौरी दूसरे लाचार औरतों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। वह उन महिलाओं को काम सिखाती थी जो किसी मजबूरी की मारी थी। उसने अपनी आत्मा के घावों को ताकत में बदल दिया। लेकिन जब कभी वो अकेले में बैठती, उस एक रात की यादें उसे अब भी रुला देती, जब उसने एक रोटी के बदले अपनी अस्मिता का सौदा किया था।